अच्छा, लास्ट दिन हम लोग जो पढ़े थे वो था बिल जो था हम लोग चार तरह से रख सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बिल ड्रॉ होता है तो मेनली हम लोग चार तरह से बिल का जो है वो रख सकते हैं। एक तो मतलब टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक हम लोग इसे अपने पास रख सकते हैं, या फिर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक हम लोग बैंक के पास रखेंगे, लेकिन इसके बदले बैंक हम लोगों से क्या ले लेगा, बैंक हम लोगों से क्या लेगा, अगर हम लोग बैंक के पास रखेंगे तो बैंक चार्ज लेगा। और अगर हम लोग टाइम के पहले बैंक में जाके उस बिल को तुड़वा लेते हैं तो बैंक हम लोगों से डिस्काउंट चार्ज काट लेगा। और लास्ट हो सकता है हम लोग किसी को एंडोर्स कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल मतलब डिसऑनर होने का मतलब ये हो गया, सॉरी स्पेलिंग को ठीक कर दे एक मिनट। डिसऑनर होने का मतलब ये हो गया कि अगर जिससे पैसा मिलने वाला था, पैसा किससे मिलता है, ड्रॉई से, ठीक है, ड्रॉई से पैसा मिलता है, या फिर ड्रॉई या फिर बोल सकते हैं पेयर, इससे पैसा मिलने वाला होता है। लेकिन ये अगर पैसा नहीं देता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसऑनर। अब डिसऑनर का जो रीजन है, मेनली दो रीजन होता है। एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस, और एक होता है नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉयर ने जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, फिर रिटर्न करना पड़ता है ड्रॉयर को। लेकिन अगर कोई बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो ड्रॉयर के पास रह गया और उसका टर्म जो है वो खत्म हो गया, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि बिल डिसऑनर है, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है तो नो एंट्री, तो यहाँ हम लोग को कोई एंट्री करना ही नहीं है, क्योंकि एंट्री उसी चीज का होता है अगर ट्रांजैक्शन होता है। जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो नो एंट्री, सिर्फ सेल का एंट्री हुआ होगा। जब बिल एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तो आगे जाके बाकी डिसऑनर जो हुआ है उसकी वजह से कोई भी एंट्री नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन पेमेंट है, मतलब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया है, पैसा देने का बात था लेकिन नहीं दे पाया, तो अगर नॉन पेमेंट है तो इसमें क्या होगा, एंट्री पास होगा। इसमें हम लोग को एंट्री पास करवाना है। और एंट्री वो चार कंडीशन के लिए ही होगा। अगर हम लोगों ने टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास रखा है, रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर हम लोगों ने किया है और बिल डिसऑनर हो गया, मतलब खुद के पास ही रखा हुआ था, ड्रॉयर ने बिल को रखा था अपने पास लेकिन वो बिल हो चुका है डिसऑनर, तो क्या एंट्री होगा। या फिर अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब ड्रॉयर ने बिल को बैंक के पास रख दिया था, तो डिसऑनर होने से क्या एंट्री होगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, अगर हम लोगों ने बिल को डिस्काउंटेड करवा लिया था, डिस्काउंट करवाया था, तो अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा। और थर्ड पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, अगर एंडोर्स्ड किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या होगा। ये चारों के केस में अलग अलग एंट्री होगा, वो हम लोग आज सीखेंगे। अच्छा, अब बिल जो डिसऑनर जब हो जाता है तो एक चार्जेस लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस।
तो देखो नोटिंग चार्जेस लगता है। अब सबसे पहला बात है नोटिंग का मतलब क्या है। नोटिंग का मतलब है ये जो डिसऑनर हुआ है, ये जो फैक्ट हो चुका है, मतलब डिसऑनर का जो फैक्ट है, इसको जब हम लोग रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं नोटिंग। और ये रिकॉर्ड कौन करेगा? नोटरी पब्लिक। तो नोटिंग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ, नोटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट of dishonor by notary public। नोटिंग करवाने का मतलब है नोट करवाना कि देखो ये बिल जो है ये नॉर्मल मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये डिसऑनर हो गया है, क्योंकि जिसको पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया, यानी ड्रॉई या फिर पेयर अपना जो मतलब प्रॉमिस किया था कि जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा नहीं दिया है, तो डिसऑनर मानेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक जब ये फैक्ट जो है डिसऑनर का इसे रिकॉर्ड करेगा लीगली, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नोटिंग करवाना। और इसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डिसऑनर हो गया फिर एक साल बाद जाएंगे नोटिंग करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक रीजनेबल टाइम के अंदर करवाना है। नोटिंग जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर ही करवाना पड़ता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। आफ्टर डिसऑनर, डिसऑनर होने के बाद रीजनेबल टाइम के अंदर हम लोग को नोट करवाना है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अब नोटिंग जो हम लोग करवाएंगे उसमें क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? देखो उसमें लिखा हुआ ये होना चाहिए कि डेट ऑफ डिसऑनर होना चाहिए, कि कब डिसऑनर हुआ है। और क्या होना चाहिए? और रीजन, अगर कोई रीजन बताना चाहता है, अगर रीजन कुछ स्पेसिफाई कर पाता है कि किस लिए डिसऑनर हुआ है, तो रीजन वहां पर हम लोग बता सकते हैं। और नोटिंग चार्जेस मतलब ये नोटिंग करवाने का क्या चार्जेस लगा है, मतलब नोटरी पब्लिक क्या चार्जेस लेगा। अच्छा, तो देखो फिर से हम बता देते हैं थोड़ा सा। डिसऑनर ऑफ बिल जो है, ठीक है, डिसऑनर का जो रीजन है वो दो रीजन होगा। पूरा चीज फिर से समझ लो, डिसऑनर का रीजन दो हो सकता है। या तो एक्सेप्टेंस किया ही नहीं है, मतलब बिल का एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं था, सिर्फ ड्रॉयर ने ड्रॉ किया था, तो नो एंट्री, कोई एंट्री होगा ही नहीं, बिकॉज नो ट्रांजेक्शन। अगर नॉन पेमेंट मतलब सारा काम हुआ है, जब पेमेंट का टाइम हुआ तो पेमेंट नहीं किया, तो एंट्री होगा। अब एंट्री का वो चार कंडीशन जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा था कि अगर बिल को टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास ही ड्रॉयर रखता है तो क्या होगा, अगर सेंड फॉर कलेक्शन था तो क्या होगा, और अगर डिस्काउंटेड बिल था तो क्या होगा, और अगर एंडोर्स्ड बिल था तो क्या होगा। और रहा, जब भी डिसऑनर होगा तो नोटिंग करवाना पड़ता है। नोटिंग का मतलब ही होता है कि हम लोग उस फैक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कौन से फैक्ट को? डिसऑनर जो हुआ है, डिसऑनर फैक्ट को जब हम लोग रिकॉर्ड करवाएंगे किसके थ्रू से? नोटरी पब्लिक के थ्रू से, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर करवाना है, तब हम लोग उसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस जिस मतलब डॉक्यूमेंट में होगा उसमें क्या क्या कंटेंट रह सकता है? एक तो डेट ऑफ डिसऑनर, एक रीजन, अगर हम लोग को कुछ पता है कि किस वजह से डिसऑनर हुआ है तो फिर हम लोग वो मेंशन कर सकते हैं। और नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस मतलब वो फी होता है जो नोटरी पब्लिक लेगा। ये जो काम करके देगा ना, फैक्ट को रिकॉर्ड कर देगा लीगली, तो इसके बदले में वो अपना एक फी लेगा। उन लोग का काम ही होता है नोटरी करवाना, तो नोटरी करवाने का एक चार्जेस लगता है, तो वो फी अपना जो लेगा उसे हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा? जो नोटिंग करवाने जाएगा। अब नोटिंग कौन करवाने जाएगा? नॉर्मल सा बात है, जो पैसा नहीं देगा, ड्रॉई जो है वो तो करवाने जाएगा नहीं। और बिल ऐसे भी रहता किसके पास है? ड्रॉयर के पास है। तो जो होल्डर ऑफ द बिल है, जो होल्डर ऑफ द बिल है वही तो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। तो नोटिंग वही करवाएगा, क्योंकि ऐसे भी इसको ही ज्यादा जरूरत है। जो पैसा दिया नहीं उस वो थोड़ी जाएगा नोटिंग करवाने की, देखो हम पैसा नहीं दिए हैं, नोटिंग करवाओ, ऐसा तो नहीं होगा। ड्रॉयर जाके बोलेगा इससे मुझे पैसा देना था और इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो नोटिंग करवा दीजिए। तो नोटिंग करवाएगा तो नोटरी पब्लिक पैसा लेगा, तो वो फी कौन भरेगा? एट द टाइम होल्डर ऑफ द बिल भरेगा, मतलब जो ड्रॉयर है। लेकिन अगर ये मतलब ड्रॉयर भी भर सकता है, और अगर एंडोर्समेंट वाला बिल है तो एंडोर्सर भी हो सकता है। मतलब मेन जो बात है, होल्डर ऑफ द बिल, जिसके हाथ में बिल है वही नोटिंग फी भरेगा। लेकिन बाद में ये नोटिंग फी किसके लिए लगा है? क्योंकि
ये ड्रॉई जो है वो पैसा टाइम पे नहीं दे पाया, इस वजह से ड्रॉयर का पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो फिर ये अभी तो पे कर देगा, नोटिंग करवाना है इसीलिए, लेकिन बाद में रिकवरी किससे करवाएगा? जो पेयर है, जो बिल का पेयर था उसी से रिकवर करवाएगा, क्योंकि उसी के वजह से ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है ये लगा है। तो फिर ड्रॉयर, जिसके होल्डर ऑफ द बिल जो है वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, क्योंकि इसमें उसका ही ज्यादा बेनिफिट है, वो नहीं जाएगा तो उसी का लॉस है। जो इसको पैसा पे करना था पेयर का, इसमें कोई लॉस नहीं है। और पैसा बाद में पेयर से ही रिकवर कर लेगा, मतलब बिल का जो अमाउंट है वो तो उससे लेगा ही, उसके साथ साथ ये नोटिंग चार्जेस जो है इसको भी ये ऐड करके जो पेयर है उससे रिकवर करवा लेगा। अब हम लोग ये जो कंडीशन है इसमें एक एक कंडीशन के ऊपर एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस तरह से डिसऑनर का एंट्री पास होता है। तो कंसेप्ट यही था कि डिसऑनर करवाने पे नोटिंग चार्जेस लगता है, नोटिंग चार्जेस का क्या कंटेंट हो सकता है, नोटिंग चार्जेस का नोटरी पब्लिक जो फी लेगा वो फर्स्ट टाइम तो वही पे करेगा जो होल्डर ऑफ द बिल है, लेकिन बाद में ड्रॉई से वो रिकवर करवा लिया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। ए सोल्ड गुड्स। ম্যাম, হ্যাঁ। মৌসুমি একটু লিঙ্কটা শেয়ার করতে বলছে। তুমি পারবে ফরওয়ার্ড করতে ওকে? হ্যাঁ ম্যাম, দেখছি। নাহলে আমি স্যারকে বলছি। বলছি ঠিক তো। আছে। ওই বলছি এটা মৌসুমীকে লিঙ্কটা ফরওয়ার্ড করে দাও। A sold goods to B for rupees 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3 months bill for the amount. B accepted the bill and returned it to A. At maturity, the bill was dishonored. Pass journal entry in the books of A and B if if A retained the bill till the due date and paid
noting charges of rupees 100 when point B, when A got discounted the bill with bankers at the rate of 15% per annum on 4th, 5th, and bank paid noting charges of rupees 100 when A endorsed the bill 1 month after the acceptance in favor of his creditor C in settlement of his debt rupees 10,200 and C paid noting charges rupees 100. अच्छा, और एक केस होगा। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं वो केस। एक लाइन तुम लोग एक लाइन छोड़ दो ताकि केस डी भी हम लिखवा दें। यहाँ पर नहीं लिखवा रहे, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे बोल के, लास्ट में जब हम केस डी सॉल्व करेंगे तभी लिखवाएंगे। तुम लोग इस क्वेश्चन में एक लाइन छोड़ दो, ए बी सी और डी के लिए एक लाइन छोड़ दो ताकि डी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर पाओ। क्या क्वेश्चन लिख लिए हो तुम लोग? यस मैम। ओके, तो देखो क्या बोला है। A sold goods to B for 10,000 on 1st Jan and drew upon him a 3 months bill। तो A जो है उसने गुड सोल्ड किया था B को, इसलिए A ने बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए B के ऊपर फॉर द अमाउंट यानी 10,000। B accepted the bill and returned it to A। B ने बिल एक्सेप्ट किया और A को रिटर्न कर दिया, जो कि रूल्स है। एट मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मतलब जब 3 मंथ्स बाद पैसे देने का टाइम आया तो B ने पैसा नहीं दिया। हम लोग को क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी
के बुक्स में एंट्री पास करना है। और मैंने यहाँ पर सारा केस कवर किया, सिर्फ डी नहीं लिखवाया। ए में देखो पहला केस क्या है, अगर ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड पेड नोटिंग चार्जेस 100, इसका मतलब ये है, पहला केस ये है कि ए 3 मंथ्स तक बिल अपने पास ही रखा था और 3 मंथ्स बाद जब उसे पैसा मिलना चाहिए था तो पैसा नहीं मिला क्योंकि बी डिसऑनर हो गया है। और होल्डर ऑफ द बिल कौन है, ए। तो अगर पैसा रिकवर करवाना ही है तो नोटिंग मतलब नोटरी पब्लिक के पास जाना किसे पड़ेगा नोटिंग करवाने के लिए, ए को, क्योंकि इसी का ज्यादा जरूरत है, बी नहीं जाएगा कभी भी। और अगर नोटिंग करवाने जाना है तो नोटरी पब्लिक अपना फी लेगा और फी उसी से लेगा जो नोटिंग करवाने जाएगा। नोटिंग करवाने गया था ए और ए को अपने पास से कितना पैसा देना पड़ा, 100 रुपीज। लेकिन ए ये क्या करेगा, बाद में बी से रिकवर करेगा क्योंकि इसमें गलती बी का था, ए का नहीं। अब इस बेसिस पे हम लोग का क्या जर्नल होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी दोनों तुम लोग 2 कॉलम बना लो या फिर जैसे लिखना चाहते हो, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। ए बी, फर्स्ट जो है ए ने किया है सेल, तो ए एंट्री करेगा बी टू सेल्स 10,000, 10,000। बी एंट्री करेगा परचेज टू ए 10,000, 10,000। ए बिल ड्रॉ किया है, अच्छा इसमें डेट देना पड़ेगा 1 जन। 1 जन इसमें डेट दे दो। इसमें भी 1 जन। तो बिल्स रिसीवेबल टू बी, ए टू बीपी। यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी सीखा था कि अगर क्रेडिट सेल होता है तो क्या होगा, क्रेडिट परचेज है तो क्या होगा, फिर बिल्स ड्रॉ करने पे क्या होगा। और ये जो केस था तो उसमें जब डिसऑनर नहीं था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अगर बी सीधा सीधा पैसा दे देता है तो आफ्टर 3 मंथ्स जो डेट आएगा, 3 मंथ्स के बाद जो डेट आ रहा है वो हम लोग का जो होगा वो ऐड करना पड़ता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड ऐड करने पे हम लोग का ये डेट आएगा 1 जन से लेके 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से 1 मार्च टू 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 मंथ्स, और 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल हो जाएगा। और अगर पैसा मिल जाता तो ए एंट्री कर देता कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, और सॉरी टू बी आर, और बी एंट्री कर देता बीपी टू बैंक या फिर कैश। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बी जो है वो पैसा नहीं देगा, तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए। तो बी अगर पैसा नहीं देगा तो ए को जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास, और यहाँ पर बता दिया है नोटिंग करवाने के लिए ए का खर्चा हो चुका है 100 रुपीज। तो देखो यहाँ पर बी टू बी तो कैंसिल हो गया, बचा है बिल्स रिसीवेबल टू सेल्स। जब पैसा मिल जाता है तो हम लोग लिखते हैं कैश टू बी आर, मतलब बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया और हम लोगों को कैश मिल गया। लेकिन इस केस में कैश तो मिल नहीं रहा है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे देखो। हम लोग को कैश नहीं मिल रहा है लेकिन हम लोग का बिल्स जो है वो तो डिसऑनर हो चुका है, तो बिल्स कैंसिल हो जाता है। बिल्स जैसे डिसऑनर होगा तो बिल्स कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स कैंसिल हो गया। और ये कैंसिल जब करवाने के लिए गए हम लोग नोटरी पब्लिक के पास गए कि बिल तो मेरा डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया है, अब नोटिंग करवा दो। तो नोटिंग करवाने का पैसा देना पड़ा ए को, तो ए के पॉकेट से कैश कितना चला गया,
100। अब देखो, ए बाद में क्या करेगा, बी से पैसा लेगा, 10,000 तो लेगा ही, क्योंकि उसको 10,000 मिलता बी से, क्योंकि बी को उसने 10,000 का सेल किया था, और ऊपर से 100 रुपीज बी की वजह से इसका खर्चा हो गया। तो अब वो क्या करेगा, बी से 10,000 प्लस 100 दोनों पैसा ही रिकवर कर लेगा, क्योंकि पेड करना पड़ता है जो नोटिंग करवाने जाता है, लेकिन बाद में ही रिकवर हो जाता है जो पेई है उससे। तो बी अकाउंट डेबिट, बी को डेटर बनाएंगे फिर से, बी अकाउंट डेबिट 10,100, 10,100, ये हो जाएगा एंट्री। गुड इवनिंग मौसमी। हेलो মৌসুমী, শুনতে পাচ্ছো? तो देखो, ए क्या करवाया, ए नोटिंग करवा लिया, ठीक है, और नोटिंग करवाने के वजह से उसका 100 रुपया खर्चा हुआ, और 10,000 का जो बिल है वो कैंसिल हो चुका है, और बी से बाद में 10,100 लेगा। तो बी क्या एंट्री करेगा, बी 4 अप्रैल में अगर पैसा पे कर देता तो वो एंट्री कर लेता बीपी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो बिल्स पेबल तो इसका कैंसिल हो रहा है, लेकिन कैश के थ्रू से नहीं, पैसा दे के नहीं कैंसिल हो रहा है। इसका जो बिल्स है वो कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको फिर से वही पैसा किसको देना पड़ेगा, ए को। तो ए को ये बना लेगा क्रेडिटर, लेकिन ए को कितना देना पड़ेगा, ए से 10,100 मांग रहा है, तो इसको ए को 10,100 देना है। अब 100 क्यों, क्योंकि नोटिंग चार्जेस, अब नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या है, एक्सपेंस, करना इसे चाहिए था लेकिन ये तो करेगा नहीं, इसीलिए जो होल्डर होता है वो खुद ही चला जाता है नोटिंग करवाने के लिए। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ये इसके लिए लॉस है। पैसा अगर दे देता तो 100 रुपीज कम चार्ज होता है इसका। नोटिंग चार्जेस डेबिट 100, इसके लिए ये खर्चा है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू ए 10,100। तो ये फर्स्ट केस था जहां पर अगर हम लोग बिल्स को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी खुद के पास ही रखते हैं तो क्या होगा आफ्टर डिसऑनर। तो पॉइंट ए अगर क्लियर है तो हम लोग केस बी करें। ये समझ में आया किस तरह से हम लोग को एंट्री करना है। বিতে ক্যাশ বলে লেখা হবে না না নোটিং চার্জটা? ना, ক্যাশ ডেবিট हो जाने से तो फिर वो पैसा आ रहा हो जाएगा। এটা যদি ক্যাশ ডেবিট করে দিই তাহলে তো টাকা আসছে হয়ে যাবে না, এ তো টাকা আসছে না, এ তো টাকা যাচ্ছে। এবার এখানে ক্যাশ এই জন্য হবে না বিকজ ইনস্ট্যান্ট পেমেন্টটা তো বি করছে না, আচ্ছা পেমেন্টটা তো এ করছে না, তাহলে ক্যাশ ওর যাচ্ছে, ও এ কে রিম্বার্স করবে, এই যে 10,100 এর ক্রেডিটার বানিয়েছে। ও ঠিক আছে, बी में कोई कैश नहीं आएगा क्योंकि नोटिंग करवाने ए गया है, तो कैश आउटफ्लो किसके पास से हो रहा है, ए के पास से हो रहा है, इसीलिए बी में कोई कैश का एंट्री नहीं होगा। बी में कैश का एंट्री तब होता अगर बी नोटिंग करवाने जाता, क्योंकि ए गया है नोटिंग करवाने, तो कैश का एंट्री ए के कॉलम में होगा, बी के कॉलम में नहीं होगा। बी कैश पे करेगा लेकिन एज ए 10,100 ए को वो दे देगा। नॉर्मली उसे ए को 10,000 देना था, ये देखो ए को 10,000 देना था, ये जो कैंसिल हो गया थे परचेज टू बीपी बन चुका था, कि हम लोगों ने परचेस किया है और उससे बीपी बनाया है हम लोगों ने। तो फिर बीपी अगर पे कर देते तो बीपी टू कैश, जो मैंने लास्ट दिन बताया था, बीपी बीपी कैंसिल हो जाता है। यहाँ कैंसिल तो हुआ लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गया, टू ए हो गया, मतलब हम लोगों ने परचेस किया। और ए को हम लोग को अगर नॉर्मल एंट्री हम लोग क्रेडिट का पास करवाते तो परचेस टू ए होता है, देखो वही चीज हुआ, लेकिन नोटिंग चार्जेस यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो 10,000 का जो परचेस था वो अभी पेमेंट जो मतलब टोटल करने के बाद आया है वो 10,100 हो गया है।
केस बी डिस्कस करें। यस मैम। तो देखो केस बी देखो, when A got discounted the bill with bankers at the rate of 15% per annum on 4th Feb, मतलब A जो है वो बिल को अपने पास ना रख के बैंक में रखा था, ठीक है, और बैंक में कितने से डिस्काउंट करवाया था, 15% पर एनम। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज। अब बैंक क्यों पे करेगा नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अभी बिल का जो मतलब होल्डर है वो बैंक है, तो अगर बी डिसऑनर होता है तो होल्डर ऑफ द बिल जो होता है उसे नोटिंग करवाने जाना पड़ता है, तो नोटिंग करवाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। लेकिन यहाँ पर एक केस है, अगर बैंक नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग करवाने जाएगा तो पैसा रिकवर किससे करवाएगा पता है, ए से करवाएगा, क्योंकि वो ए को जानता है, बी को नहीं जानता है। बी अगर उसे आके पैसा दे देता तो कोई बात नहीं था, लेकिन जैसे बी डिसऑनर होगा, बैंक तो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और ए को भी इन्फॉर्म करेगा कि बी जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो तुम लोग समझो अपने अंदर क्या करना है, नोटिंग तो हम करवा ले रहे हैं, लेकिन तुम मुझे मेरा पैसा दे दो, ठीक है, तुम मुझे मेरा पैसा दे दो, हम इसे क्या करेंगे, तुम इसे बाद में बी से रिकवर कर लो। अब देखो एंट्री से समझ जाओगे किस तरह से हो रहा है, मैंने जो बताया वो क्या कंसेप्ट है। तो ये दो एंट्री तो सेम ही होगा, परचेज और सेल का, ये दो एंट्री सेम होगा, ये दो लिख लो, डेट भी सेम होगा, एंट्री भी सेम होगा। तो पहले हो जाएगा बी टू सेल्स, यहाँ होगा परचेज टू ए, फिर होगा बी आर टू बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए टू बीपी। अब जो है सेकेंड ऑफ फेब को ए जो है वो बैंक के पास गया और डिस्काउंट करवा लिया, तो 15% रेट पे डिस्काउंट करवाया है, तो फिर बताओ क्या अमाउंट होगा डिस्काउंट का। यानी ए को पैसा मिल गया है 4 अप्रैल के जगह 2 फेब को ही मिल गया, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक डिस्काउंट काट लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। तो डिस्काउंट का बताओ अमाउंट, हम बताए थे लास्ट दिन किस तरह से कैलकुलेट करना है। टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, और यहाँ बताओ डिस्काउंट कितना होगा, 15% पर एनम बेसिस पे था, तो 10,000 इंटू 15% इंटू कितना बाई 12 होगा, कितने दिन पहले डिस्काउंट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, बताओ कितने दिन पहले डिस्काउंट हो रहा है। बताओ कितना होगा अमाउंट। मैम 250। 250 होगा, क्योंकि कितने मंथ पहले हो रहा है, 2 मंथ पहले, 2 मंथ पहले हो रहा है ना, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 100 कर देते, ही परसेंटेज हटाओ तो 0 0 कैंसिल, 2 6, तो कितना हो जाएगा, 250 डिस्काउंट हो गया, तो बैंक से हम लोग को कितना रिसीव हुआ, 9,750। इससे बी का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को डिस्काउंटिंग पीरियड जो है वो ये देखना है कि हम लोगों ने कितना जल्दी इसे मतलब बिल को मैच्योर करवा लिया, 2 मंथ्स पहले करवा लिया, क्योंकि 2 फेब से 4 अप्रैल तक देख लो, मतलब 2 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल मंथ जो होगा 1 अप्रैल तक इसका पूरा टोटल डेज हो रहा है, तो हम लोग मंथ हिसाब से देख रहे हैं, तो 2 फेब टू 2 मार्च, 2 मार्च टू 2 अप्रैल, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए।
तो इससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 4 अप्रैल आया, 4 अप्रैल जब आ गया, तो देखो वैसे तो ए के पास बिल था नहीं, बिल ए किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है, ठीक है। अब 4 अप्रैल बी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो ये था कि उसको पे करना चाहिए था बैंक को, बैंक में वो पैसा दे देना चाहिए था, लेकिन बी नहीं दे पाया, इसीलिए वो डिसऑनर हो गया। तो बी अपना क्या एंट्री देगा, बी बोलेगा मेरा बिल्स पेबल जो है वो कैंसिल हो गया है, लेकिन कैंसिल होने का रीजन ये नहीं है कि मैंने पैसा दिया, अगर पैसा दे देता तो टू कैश कर देता, लेकिन पैसा नहीं दे पाया है, और नोटिंग चार्जेस जो है वो इसे पे करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस जो है वो उसे पे करना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस हमेशा रिकवर हो जाएगा जिसके गलती की वजह से है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट यहाँ पर भी 100 है। और 2A, ये पैसा वो किसको देगा, ए को देगा, क्यों देगा वो देख लो। अब ये बैंक जो है, ये बैंक बोलेगा कि मुझे नहीं पता, तुम ए को बोलेगा देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें जो बी से जो भी करना है करो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें 9750 दिया था 250 काटने के बाद, और मुझे ऐसा लगा था कि 4 अप्रैल को मुझे मेरा पैसा 10,000 मिल जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें 9750 दिया था। लेकिन अभी जो बी है वो पैसा नहीं दे सकता है, मैंने नोटिंग करवा लिया है, बैंक ये सब बात ए को बोल रहा है कि मैंने नोटिंग करवा लिया है, और बी जो है वो पैसा नहीं दे सकता है, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरा पैसा, मुझे जो जितना पैसा बी से मिलने वाला था तुम मुझे वो दे दो, नहीं तो मेरा तो लॉस है। तो मुझे बी से 10,000 मिलने वाला था वो मुझे दो, प्लस मैंने जो नोटिंग करवाया वो भी तुम मुझे दो, हम बी से नहीं मांगने जाएंगे। तो फिर ए बोलेगा ठीक है मुझे तो देना ही पड़ेगा, तो ए बोलेगा हम बैंक को दे रहे हैं, टू बैंक बोल के ए कितना पैसा देगा, 10,100, क्योंकि 10,000 तो देना ही पड़ेगा जो बी देने वाला था बैंक को, वो प्लस बैंक का जो नोटरी गया है उसकी वजह से 100 रुपीज, और ये सारा पैसा ए बी से रिकवर करेगा, इसीलिए ए बी अकाउंट को फिर से कर देगा डेबिट, यानी डेटर बनाएगा, बी अकाउंट डेबिट 10,100। तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री होगा कि जब डिस्काउंट करवाएगा, तो डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है कि बिल रह गया बैंक के पास और ए लेके चला गया 9750, लेकिन जब 4 अप्रैल आया तो बी बोल रहा है हम पैसा नहीं दे सकेंगे, तो फिर बैंक किसको बुलाएगा, ए को, कि भाई तुम्हारा बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है, तुम मुझे मेरा 10,000 प्लस 100 रुपए दे दो और अपना बिल ले जाओ। और ये बी बोलेगा ठीक है, हम मेरा बीपी तो कैंसिल हुआ है, लेकिन मुझे ए को अभी कितना देना पड़ेगा, 10,100, और ए बोलेगा ठीक है बैंक हम तुम्हें 10,100 दे देंगे और ये पैसा हम बी से ले लेंगे, मतलब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एंट्री करेगा कि मुझे बैंक को 10,100 देना है और बी से मुझे 10,000 के जगह अब 10,100 रिकवर करवाना है। समझ में आया? यस। तो केस सी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत ट्राई करके देखो केस सी होता है कि नहीं। पहले का 2 एंट्री जो है वो तो जैसा है वैसे ही होगा। केस सी तब तक स्टार्ट करो, हम रीड कर देते, देखो केस सी में क्या बोला है। केस सी में बोला है, यहाँ पर एंडोर्समेंट है, व्हेन ए एंडोर्स द बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस, मतलब 1 जन के बाद 1 मंथ, यानी 1 फेब में क्या किया है, ए ने बिल को एंडोर्स कर दिया है, किसको, इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, मतलब सी को पैसा मिलने वाला था ए से, इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट 10,200। अच्छा, अब डेब्ट क्या हो गया, सेटल हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, सेम ही क्वेश्चन था, बस इसमें एडिशन किया गया है अपने केस के हिसाब से। तो 10,200, इसका मतलब सी क्या कर रहा है, उसे 200 का डिस्काउंट दे रहा है, जो ए डिस्काउंट रिसीव कर रहा है 10,200, क्योंकि बिल का अमाउंट तो 10,000 का है, और अगर फुल सेटलमेंट हो जा रहा है इसका मतलब सी दोबारा उसे 200 मांगने नहीं वाला है, यानी सी उसे डिस्काउंट दे रहा है और ए को डिस्काउंट मिल रहा है।
एंड सी पेड नोटिंग चार्जेस 100। अब जैसे सी पेड नोटिंग चार्जेस 100, इसका मतलब डिसऑनर हुआ है। वैसे भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन था ही कि बी डिसऑनर हो रहा है। अब ए अपना जो बिल है वो सी को डिसऑनर किया था, और बी जो सॉरी ए अपना बिल जो है वो सी को एंडोर्स किया था, बी जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर और एक चीज भी देखना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट पहले सी ने दिया था ए को, लेकिन जैसे ही डिसऑनर हो जाएगा तो सी उसे और डिस्काउंट नहीं देगा। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है एंट्री करने के टाइम, क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है। हम तुम्हें डिस्काउंट इसीलिए दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छा मेरा क्रेडिटर मतलब डेटर है, अगर हम उसे डिस्काउंट देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वेट करने के बाद जब 4 अप्रैल को सी को पैसा नहीं मिलेगा तो सी ए को कभी और डिस्काउंट नहीं देगा, बोलेगा डिस्काउंट डिस्काउंट छोड़ो, तुम तो मेरा यही पैसा नहीं दे रहे हो, तुम्हारा जो बी है वो ये पैसा नहीं दे रहा है, तो हम तुम्हें और डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा और सी अपना जो नोटिंग करवाने के लिए गया है उसके वजह से जो 100 रुपीज का खर्चा होगा वो रिकवर करवाएगा ए से, और ए रिकवर करवाएगा वो बी से, क्योंकि सी जो है वो बी को डायरेक्टली नहीं जानता है, सी जो है वो ए को जानता है। सिमिलर जैसे बैंक के केस में हुआ है कि बैंक ए से ले लेगा, ए फिर बी से ले लेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी सी ए से लेगा और ए बी से रिकवर करवाएगा। इसी तरह से हम लोग एंट्री पास करवाएंगे। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ ए क्या होगा? पहले तो बिल्स ड्रॉ हो गया है, अब बिल्स जो है वो एंडोर्स हो रहा है। तो एंडोर्स हो रहा है 1 फेब को, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ। तो डेबिट द रिसीवर, तो सी को क्या करेंगे? डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये लास्ट दिन हम लोगों ने एंट्री पढ़ा था। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है? 10,000। लेकिन सी जो है वो अपना 10,200 का जो है वो फुल्ली सेटल कर रहा है, यानी ए को मिलता है डिस्काउंट। जैसे मैंने पहले बताया, तो ए लिखेगा डिस्काउंट रिसिप्ट 200। इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर सी के बुक्स में कुछ बोला नहीं है करने के लिए, इसीलिए सिर्फ हम ए और बी यहाँ पर शो कर रहे हैं। 4 अप्रैल को जब बी को पेमेंट करना था, तो बी के पास तो पैसा नहीं है, तो बी बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल 10,000 का, लेकिन मैंने तो पेमेंट नहीं किया है, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ए को, और नोटिंग चार्जेस लग चुका है मेरे वजह से 100 का, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट बी अपने बुक्स में एंट्री कर चुका है। 100 टू ए 10,100, उसे ए को 10,100 पे करना पड़ेगा। और ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा मुझे फिर से बी को डेटर बनाना पड़ेगा, तो बी अकाउंट डेबिट बी को डेटर बना देगा। और डिस्काउंट जो रिसीव हुआ था वो डिस्काउंट अब नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पैसा टाइम पे नहीं देने से डिस्काउंट फर्दर नहीं मिलता है कभी भी। डिस्काउंट रिसिप्ट 200 कैंसिल हो जाएगा टू सी, और सी को तो उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो टू सी जो है वो कितना हो जाएगा? देखो बी को कितना, बी से वो कितना पैसा रिकवर करवाएगा? बी से तो 10,100 ही रिकवर करवाएगा, क्योंकि 10,000 उसे ऐसे ही मिलता, और बी के रीजन से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो बी से 10,100 का खर्चा वो ले सकता है। लेकिन उसको जो डिस्काउंट मिला था जो बी की वजह से कैंसिल हो गया, अब सी बोलेगा भाई मुझे 10,200 तो चाहिए ही तुमसे, हम तुम्हें और कोई डिस्काउंट देंगे नहीं, एज वेल एज जो 100 रुपीज मैंने खर्चा कर दिया है वो भी तुम मुझे दे दो। तो वो सी को कितना पेमेंट करेगा? 10,300 उसे सी को पेमेंट करना पड़ेगा। पहले पेमेंट करना था 10,200, डिस्काउंट रिसीव हुआ बोल के सिर्फ 10,000 पेमेंट करना था, लेकिन डिस्काउंट फिर से कैंसिल हो गया, तो अब 10,200 जो ओरिजिनल वैल्यू था प्लस 100 दैट इज नोटिंग चार्जेस मिला के 10,300 पे करना पड़ेगा सी को।
अब केस डी लिखेंगे, जहां मैंने बोला था एक लाइन जगह छोड़ दो, वहां पर हम लोग केस डी लिखेंगे, वहां पर केस डी लिख के इसे कंप्लीट करेंगे। When A sent the bill to his bankers for collection, and the bank paid the noting charges ₹100। तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला केस है कि अगर बिल्स को हम लोगों ने सेंट फॉर कलेक्शन किया, मतलब खुद के पास ना रख के टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बैंक के पास रखा और बिल डिसऑनर हो जाता है, तो क्या एंट्री होगा। तो फर्स्ट दो एंट्री सेम होगा, बिल्स ड्रॉ करने का, सेल परचेज का। ए बी, फर्स्ट जन बी टू सेल्स 10,000 10,000, purchase to A 10,000 10,000, BR bills receivable to B 10,000 10,000, same date A to BP। अब क्या हुआ है, ए ने क्या किया है, सेंड द बिल टू हिज बैंकर्स फॉर कलेक्शन, बैंकर को सेंड कर दिया है बिल। तो अगर बैंकर को भेज दिया है तो 1 जन को ही भेज दिया है, कुछ डेट नहीं बताया, तो इसका एंट्री होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो जाता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी सीखा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर, बिल्स इसके हाथ से चला गया और अभी कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक के पास है, इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। अब 4 अप्रैल जब आया तो बी फिर से सेम एंट्री पास करवा दिया कि मेरा बीपी कैंसिल, बट कोई पेमेंट मैंने नहीं किया है, नोटिंग चार्जेस मुझे देना पड़ेगा टू ए। अब फिर से सेम बात है, बैंक बोलेगा मुझे नहीं पता है बी ने क्या डिसऑनर किया है क्या नहीं किया है, मुझे मेरा 100 रुपीज जो है वो दे दो, तुम्हारा बिल कलेक्शन करने का जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो नहीं होगा, बिकॉज बी ने मुझे नहीं दिया वो पैसा, तो तुम अपना बिल ले जाओ और बी के साथ कैंसिल करवा लो, लेकिन मुझे मेरा नोटिंग चार्जेस दे दो, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल मैं था तो मैंने नोटिंग करवाया है, तो तुम मुझे मेरा ये ऐसे भी दिया है, एंड द बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस, तो मुझे मेरा नोटिंग चार्जेस दे दो। तो ए बी से पैसा लेगा, 10,000 तो लेगा ही, प्लस 100, 10,000 100 टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन 10,000, और लास्ट में हो जाएगा टू कैश 100। इसका मतलब ये है कि ए बी से 10,100 मांगेगा, और बिल्स तो टू बी आर तो कैंसिल हो गया था, बी आर के जगह था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बी आर का जो फॉर्मेशन था वो
चेंज होके बन चुका था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो फिर से बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो डेबिट था उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, जैसे बिल्स को कैंसिल करते उसके जगह बिल सेंट फॉर कलेक्शन को कैंसिल कर दिया, और जो 100 रुपीज बैंक ने पे किया था वो बैंक को हम लोगों ने दे दिया, तो टू कैश ₹100। तो चारों केस हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से ही समझ लिया है। तो ये जितना जैसा मैंने करवाया, अगर ऐसा करोगे तो कोई भी एंट्री, कोई भी मतलब डिसऑनर का जैसा भी एंट्री हो तुम लोग पास करवा सकते हो। जो भी मैंने पॉइंट बताया अगर उससे ध्यान से सुने होगे तो आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या ये लिख लियो तुम लोग? यस मैम। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल ऑफ ए बिल मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल बिल है, जो ओरिजिनल बिल है, अगर हम लोग उसे क्या करवा देते हैं, कैंसिल, कैंसिल करवा देते हैं और बिल फ्रेश बिल फिर से ड्रॉ करते हैं, फ्रेश बिल ड्रॉन अगेन, ठीक है। और ये जो इसका जो टर्म्स स्टार्ट होता है, मतलब ये पहला बिल जो है वो हम लोगों ने कैंसिल करवा लिया, फिर से नया बिल ड्रॉ करवाया, और उसका टर्म स्टार्ट हो गया जब से हम लोगों ने नया बिल ड्रॉ करवाया है, ऑन दैट मोमेंट से इसका टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। ये कंडीशन तब होता है अगर जो ड्रॉई है, मतलब जो पेयर है, वो अगर पैसा नहीं दे सकता है तो वो ड्रॉयर जो है, मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया, उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जो बिल है, मतलब पहला जो बिल है जिसे हम लोग ओरिजिनल बिल बोल लेंगे, मतलब यही तो स्टार्टिंग में था, तो इसे कैंसिल कर दो और इसका फिर से नया बिल बना दो और एक नया टाइम पीरियड लगा दो, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ ए बिल। और ऐसा रिन्यू करवाने पे ड्रॉयर क्यों मान जाएगा? ड्रॉयर इसलिए मानेगा क्योंकि ड्रॉई उसको क्या देगा, इसके बदले इंटरेस्ट देगा। ड्रॉई इसके बदले क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। ड्रॉयर इस फैसिलिटी के बदले क्या कर सकता है, उसे नया बिल तो ड्रॉ करके दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इसके बदले क्या ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा। चलो इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट के लिए एंट्री पास करवाएंगे और किस तरह से इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ये लो, ये है ए और ये है बी। ए और बी, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ है। ए ने क्या किया है, उधार दिया है। ए ने उधार दिया है बी को 10,000, और ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के, मतलब ए के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और बी के पास क्या है, बिल्स पेएबल। ए ने पैसा दिया है बी को, 10,000 पैसा दिया है उधार पे, तो बिल ड्रॉन कौन करेगा, बिल ड्रॉन करेगा ए, तो इसके पास क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल किसके पास रहेगा, बी के पास। और उसके बाद क्या है देखो, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी बी नॉट being able to meet the bill, offer A rupees 4,000 and ask him to draw another bill for 3 months
फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट at the rate of 15% per annum. A agrees to this proposal. Pass journal entries for A and B. ये भी सपोज 3 मंथ्स का ही था। बी ने ए से उधार लिया था 10,000 का और ए ने बिल ड्रॉ किया था 3 मंथ्स का, तो ए के पास था बिल्स रिसीवेबल, बी के पास था बिल्स पेबल। और 3 मंथ्स बाद जो डेट है, और ये जो है बिल ड्रॉ हुआ था 1 जैन को। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आया, यानी 3 मंथ्स वही सेम है, 4 अप्रैल जो मैच्योरिटी डेट आया, बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल पे करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं था। और ये क्या किया है, ऑफर ए 4,000, ए को बोला अभी तुम 4,000 ले लो, और उसे रिक्वेस्ट किया कि बाकी अमाउंट के लिए जो है दूसरा एक बिल ड्रॉ कर दो 3 महीने के लिए, बैलेंस प्लस तुम इंटरेस्ट ले लो इस पे, क्योंकि मैंने टाइम पे नहीं दिया है तो तुम इस पे इंटरेस्ट ले लो 15% पर एनम। ए बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ए एग्रीज टू दिस प्रपोजल। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करवाना है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बुक्स में हम लोग को एंट्री पास करवाना है कि क्या सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा एंट्री। तो क्या तुम लोग क्वेश्चन लिख लियो? यस मैम। ठीक है, तो चलो एंट्री पास करवाते हैं। ए और बी, 1 जैन ए ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, या सेल परचेज नहीं हुआ इसलिए मैंने एंट्री नहीं किया। उधार देने लेने का एंट्री तुम लोग कर सकते हो, कैश टू लोन, लोन टू कैश, इस तरह से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था ए ने। बी के पास है बिल्स पेबल, तो बी ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी कौन सा था, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हुआ, बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, ऑफर किया ए को कि तुम 4,000 ले लो, और ये जो है बी जो ए जो है वो एग्री हुआ है। तो बिल्स को क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, रिन्यूअल ऑफ बिल्स मतलब ओरिजिनल बिल का कैंसिलेशन। तो ओरिजिनल बिल का अमाउंट क्या है, 10,000। सबसे पहले इस बिल को हम लोग को करना है कैंसिल। तो बिल्स को कैंसिल किस तरह से करेंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, तो अकाउंट्स में कोई भी चीज को अगर कैंसिल करना है तो उसका रिवर्स एंट्री डालो। तो यहाँ पर रिवर्स एंट्री डालेंगे, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल है तो डेबिट है तो इसे क्रेडिट करेंगे, और बी से पैसा मिलेगा, इसे कैंसिल करना है तो बी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पहले जो है रिवर्स एंट्री दिया हम लोगों ने, और इससे क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिनल बिल था वो कैंसिल हो गया। ओरिजिनल बिल जो है वो कैंसिल हो गया, और सेम एंट्री बी भी क्या करेगा, अपना जो ओरिजिनल बिल है उसे यहाँ कैंसिल दिखाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देगा टू ए। मतलब देखो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, कैंसिल, बी डेबिट क्रेडिट कैंसिल, ये पूरा न्यूट्रल हो गया, मतलब दोनों का जो खाता है वो ब्लैंक हो चुका है। अब ए 4,000 एक्सेप्ट कर रहा है बी से, और बी उसे 4,000 पे कर रहा है, तो बी पे कर रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू कैश, 4,000 पे कर दिया, और सेम डेट पे ही चलेगा सारा एंट्री अब। और ए एक्सेप्ट कर रहा है, ए एक्सेप्ट करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा।
ये कैश रिसीप्ट और पेड का एंट्री हो गया। अब बी जो है वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर नया बिल ड्रॉ कर दो, लेकिन बिल का जो अमाउंट होगा, वैसे तो 6,000 अमाउंट हो रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ 4,000, लेकिन उसने बोला है कि 15% का इंटरेस्ट भी तुम ले लो। तो 15% के इंटरेस्ट के साथ बिल्स ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री देखेंगे कि इंटरेस्ट का कितना अमाउंट हो रहा है एंट्री के साथ। तो बी अकाउंट डेबिट, बी से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हम लोग चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट पे मिलता है, तो कितना है, बिल का बचा हुआ अमाउंट है 6,000, और 6,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। रेट बता दिया है 15% इंटू कितने दिन के लिए ये बिल ड्रॉ हो रहा है, फिर से 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 3 मंथ्स का डिले हो रहा है ना, 6 मंथ्स इसको रिसीव करने में 3 मंथ्स का डिले हो रहा है, तो इसे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 6,000 इंटू 15% इंटू 3/12, तो देखो कितना होता है। और बी बोलेगा मुझे इतना इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को करेगा डेबिट टू ए। तो चेक करके बताओ कितना होगा इंटरेस्ट का अमाउंट। मैंने कैलकुलेशन तो बता दिया किस तरह से होगा। 225। 225, 225, 225। और अब बी फिर से एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक बिल से एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एंट्री हो जाएगा ए टू बीपी, सेम ऐसा ही एंट्री होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। बस अमाउंट जो है वो अलग हो जाएगा। अमाउंट होगा 6,000 जो पेमेंट करना चाहिए था, प्लस 225, तो 6,225। और ए फिर से बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर, सेम ऐसा एंट्री एक होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और 6,225, 6,225। पहले जो बिल का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद उसे अगर ऐड करके लेना है तो बिल के साथ बिल्स रिसीवेबल में वहां दिखा देंगे, हम लोग शो करेंगे कि इतना अमाउंट का बिल जो नया है वो बनेगा। सबसे पहला ये याद रखना है, हम लोग को कैंसिल करवाना है, ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले ये ऑमिट करके हम लोग कैश रिसीव से डायरेक्ट नहीं कर सकते। रिन्यूअल का मतलब ही होता है जो ओल्ड बिल है उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो पहले कैंसिलेशन का एंट्री देना पड़ेगा। दोनों ही अपना अपना कैंसिलेशन एंट्री डालेगा, बिल्स रिसीवेबल का और बिल्स पेएबल का। उसके बाद जो पैसा अगर कुछ मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट करने के बाद, इंटरेस्ट चेक करने के बाद, और इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है, बचा हुआ जो अमाउंट है जो नहीं मिल रहा है उसके ऊपर जो गिवन परसेंटेज है, और जितने दिन के लिए नया बिल बन रहा है उतना ही डिले होगा उतना पैसा मिलने के लिए, इसीलिए उतना टाइम के ऊपर ही हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद अगर इंटरेस्ट अमाउंट बिल में इंक्लूड करने बोलेगा तो हम लोग बिल में इंक्लूड कर देंगे कि बिल जो है वो नया बिल बनेगा 6,225 इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये हो गया है। अच्छा, अब अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, जो ये रिन्यूअल ऑफ बिल था, उसी क्वेश्चन में एक एडिशन करना है हम लोगों को। अगर वहां जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी जो क्वेश्चन नंबर तुम लोग लगाओगे वहां पर स्टार दे के लिख दो कि नेक्स्ट जो एडिशन है उसमें लिखो एट मैच्योरिटी। सेम क्वेश्चन के साथ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एट मैच्योरिटी द सेकेंड बिल was dishonored as B becomes insolvent and
a dividend of 60 paisa in a rupee was received from his estate. Pass journal entry. ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल के बाद इंसॉल्वेंसी का पॉइंट है। पॉइंट जो है वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल। जो बिल एक्सेप्ट किया यानी जो ड्रॉई है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो हम लोग को क्या एंट्री पास करवाना है। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था 10,000 का बिल था और उसमें से ओरिजिनल बिल को कैंसिल करके 4,000 का पेमेंट रिसीव करके फिर से नया जो है वो 6,000 का बिल ड्रॉ किया गया है, लेकिन विथ इंटरेस्ट वो 6,225 हुआ है। अब उसी क्वेश्चन के साथ ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि एट मैच्योरिटी द सेकेंड बिल वॉज डिसऑनर्ड। सेकेंड बिल मतलब ये 6,225 वाला जो बिल है वो अगर डिसऑनर हो जाता है, क्यों, एज बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो चुका है, एंड ए डिविडेंड ऑफ 60 पैसा। यहाँ पर डिविडेंड मतलब है पार्शियल पेमेंट जो होता है उसे यहाँ पर डिविडेंड बोलते हैं। पार्शियल पेमेंट क्यों, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं 60 पैसा इन ए रूपी वॉज रिसीव्ड, मतलब 1 रुपए के जगह हम लोग को 60 पैसा मिल सकता है। 1 रुपीज के इन बिहाफ में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो पार्शियल पेमेंट है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। बिल्स में डिविडेंड का मतलब, लेकिन वो डिविडेंड नहीं है जो कंपनी अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं। डिविडेंड का मतलब है जो पार्शियल पेमेंट हम लोग को मिलेगा उसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डिविडेंड। 60 पैसा मिलेगा 1 रुपए के जगह फ्रॉम हिज एस्टेट। पास करना है हम लोग को जर्नल एंट्री। तो जो अभी हम लोगों ने एंट्री पास किया वो तो रहेगा ही, वो तुम लोग लिख सकते हो, उसके लिए जगह छोड़ दो, वो तो सेम ही होगा। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो इंसॉल्वेंसी है उसका एंट्री पास करवाएंगे। तो देखो वो बिल जो है वो बिल हम लोगों का 4 अप्रैल को शायद ड्रॉ हुआ था, नहीं इसका डेट क्या था, 4 अप्रैल को, हाँ 4 अप्रैल को हम लोग का वो बिल ड्रॉ हुआ था, ये जो 6,225 था। तो आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि वो ये वाला बिल भी 3 मंथ्स के लिए था, तो आफ्टर 3 मंथ्स इसका डेट क्या होगा बताओ। 4 अप्रैल से 4 मई 1 मंथ, 4 मई से 4 जून 2 मंथ्स, 4 जून से 4 जुलाई 3 मंथ्स, और इसमें 3 डेज ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 जुलाई। यानी ये 7 जुलाई में पेमेंट मिलने वाला था इस बिल का, और 7 जुलाई को बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन पार्शियल पेमेंट के रूप में हम लोगों को 1 रुपए की जगह 60 पैसा मिलेगा। तो ए और बी दोनों के बुक्स में क्या एंट्री होगा, हम सिर्फ ये इसके बाद कंटिन्यूएशन एंट्री दिखा देते हैं। तो 7 जुलाई जो है ए अपने बुक्स में एंट्री ये लिखेगा कि पहले तो इसने लास्ट एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट एंट्री हम लोगों ने दिखाया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी दिखाया था। अब अगर बी नहीं दे सकता है पैसा तो बिल जो है इसे कैंसिल करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं होता है तो बिल्स को भी कैंसिल करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिजिनल बिल को क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे। उसके बाद जो पैसा मिल रहा है वो तो बिल के वजह से नहीं मिल रहा, वो एक मतलब आधा अधूरा पैसा मिल रहा है, तो जितना भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई पैसा थोड़ी छोड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब कितना पैसा मिलेगा, 1 रुपए की जगह अगर 60 पैसा मिल रहा है तो 6,225 की जगह कितना मिलेगा, 1 रुपीज के लिए अगर 0.60 मिल रहा है तो 6,225 के लिए कितना मिलेगा, 6,225 इंटू 0.60, यानी 60% पैसा रिकवर होगा। 1 रुपए का 60 पैसा मतलब 60% रिकवर होगा। तो 60% देखो, 6,225 का 60% कितना होता है, 3735
3735। और जो नहीं मिला वो लॉस है, बैड डेप्ट है, क्योंकि और कभी नहीं मिलेगा बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। अब माइनस करके देख लो कितना बैड डेप्ट हो रहा है। 2490 बैड डेप्ट हो रहा है टू बी। बी जो डेटर था, बी को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग को 3735 का पैसा रिसीव हुआ है। और बी क्या करेगा, बी पहले अपना बिल्स पेबल जो है वो 7 जुलाई को कैंसिल कर देगा। बीपी टू ए, अगर पैसा दे पाता तो बीपी टू कैश कर देता, तो बीपी टू ए। और पूरा तो नहीं दे पाया, जितना दिया है उसे टू बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेते। इतना दिया है 3735। और जितना नहीं दे पाए, जैसे इसको जितना नहीं मिला ये इसके लिए बैड डेप्ट है, वैसे ही बी के लिए उसे हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी। इसे प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, इंसॉल्वेंट हो जाना तो कोई अच्छा बात नहीं है, गुडविल चला जाता है इससे। तो ये बोलेगा मेरा डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी कितने का है, 2490। और ए जो क्रेडिटर था उसे कैंसिल कर रहे हैं 6225। ए 6225 का क्रेडिटर था, वो कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ, मैंने सिर्फ 3735 रुपीज पे कर पाया है। ये बी जो है और इसका डेफिशिएंसी ये शो करवाएगा 2490। हो गया ये वाला। यस मैम हो गया। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट देखो, लिखो रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। अब हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। रिटायरमेंट ऑफ ए विल मतलब, अगर जो पे कर रहा है, पे कौन करता है, जो पेयर होता है, पेयर अगर मैच्योरिटी डेट के पहले ही बिल का पैसा पे कर देता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। मतलब मेकिंग पेमेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, मेकिंग पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर टाइम के पहले ही हम लोग पे कर देते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। अब अगर टाइम के देरी से पेमेंट करने से जैसे इंटरेस्ट लग जाता है, वैसे ही अगर हम लोग टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो क्या बेनिफिट है, इसकी वजह से रिसिप्ट जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं रीबेट। रीबेट यानी छूट। तो हम लोग को रीबेट रिसिप्ट होगा अगर हम लोग टाइम के पहले पेमेंट कर देंगे तो। और ये रीबेट जो है, ये पेयर मतलब जो पैसा पे करने वाला था उसके लिए इनकम है, और जिसे पैसा मिलने वाला था उसके लिए वो बन जाएगा एक्सपेंस, मतलब डिस्काउंट की तरह, डिस्काउंट पेमेंट की तरह हो जाएगा। तो ये रीबेट मिल जाएगा अगर हम लोग टाइम के पहले पे कर देंगे, और इसे हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए सोल्ड goods to B for rupees 10,000 on 1st Jan and drew
a 3 months bill for the amount B accepted the bill and returned it to A 1 month before due date. B returned the bill under a rebate of 18% per annum. Pass journal entry for A and B. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए जो है उसने गुड सोल्ड किया है बी को 1 जैन को, और 3 मंथ्स का बिल था यानी 4 अप्रैल को पेमेंट करना था, लेकिन बी ने क्या किया है, इस बिल को 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट के 1 मंथ पहले उसने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है, और इस वजह से उसे रिबेट मिल गया है 18% पर एनम। तो तुम लोग मुझे पहले ये बताओ कि रिबेट का अमाउंट कितना होगा, रिबेट का अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने दिन का रिबेट मिलना चाहिए। जितने दिन पहले उसने दे दिया, ए को पैसा रिसीव होता, ए को पैसा रिसीव होता 4 अप्रैल को, इंस्टीड ऑफ दैट इससे रिसीव हो रहा है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 4 मार्च को हो रहा है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। तो 1 मंथ का बेनिफिट मिल रहा है, 1 मंथ पहले से 10,000 मिल जा रहा है। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए, 10,000 इंटू जो रेट है 18% इंटू 1/12। तो देखो कितना होता है, 150। 150 होगा, 150 का रिबेट मिल जाएगा। तो बी को रिबेट मिलेगा और ए उसे रिबेट देगा। तो इसका एंट्री पास करवाते हैं, ए बी 1 जैन, फिर से सेम एंट्री, बी टू सेल्स परचेज टू बीपी, बीआर टू बी ए टू ए अकाउंट डेबिट ए टू ए टू बीपी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब बी ने पेमेंट कर दिया है 1 मंथ पहले, यानी ये डेट हो जाएगा 1 मार्च लगा देते, क्योंकि वो तो 3 दिन ऐड करते ग्रेस तब वो होता है। तो यहाँ ग्रेस तभी ऐड होगा जब मतलब 1 अप्रैल के साथ 3 डेज ऐड होगा। यहाँ पर हम लोग ड्यू डेट बोला है, मैच्योरिटी डेट नहीं बोला है, इसलिए 1 मार्च लगाएंगे। तो 1 मार्च में इसने बीपी अपना जो है वो कैंसिल करवा लिया है, बीपी अकाउंट डेबिट हो गया है 10,000 टू कैश टू रिबेट।
रिबेट जो है हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 150, तो पेमेंट कितना किया होगा, 10,000 में से 150 नहीं पे किया है तो पे करेगा 9,850। और ए को रिसीव हो गया है 1 मार्च को कैश 9,850 और इसको देना पड़ा है रिबेट, तो इसके लिए रिबेट जो है वो डेबिट हो जाएगा, इसके लिए एक्सपेंस है 150 और बिल्स जो है वो कैंसिल हो गया है। टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब जो लास्ट है बिल का जो टॉपिक, एकोमोडेशन बिल, यही लास्ट है। एकोमोडेशन बिल जो होता है, एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, नॉर्मली कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, मतलब कुछ सेल परचेज इस तरह से कुछ नहीं होता है कि किसी कंसिडरेशन बेसिस पे हम लोग बिल को ड्रॉ करेंगे। एकोमोडेशन बिल जो होता है वो होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन में होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट रेफर टू दोज bills which are drawn, accepted or endorsed without any consideration। ये फाइनेंशियल नीड के लिए ड्रॉ किया जाता है। जैसे देखो, सपोज ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है। अब ए को पैसे का जरूरत है, ए को अगर पैसे का जरूरत है, ए बी दोनों में दोस्ती अच्छा है, तो ए बोल रहा है बी को कि एक काम करते हैं, तुम मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, ठीक है। बी को बोल रहा है तुम मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, यानी बिल्स रिसीवेबल किसका हो गया, बी का, और बिल्स पेबल किसका हो गया, ए का। तो अब क्या होगा, बी क्या करेगा, इस बिल्स को ले जाके बैंक के पास डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवाने से बैंक क्या करेगा, बी के हाथ में डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा होगा वो दे देगा। तो बी क्या करेगा, वो पैसा ए को दे देगा। तो ए का जो फाइनेंशियल नीड है ये इससे सॉल्व हो जाएगा। और जब पेमेंट का टाइम आएगा, मतलब ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ए को क्या करना है, ए को वो पैसा बैंक में जमा कर देना है, ठीक है, ताकि बी को बैंक कुछ ना बोल पाए। तो ये फाइनेंशियल नीड जो होता है उसे एकोमोडेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये नीड जो है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टी का है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी एक सिंगल पर्सन का है तो भी हो सकता है। तो एकोमोडेट दोनों एक दूसरे को भी कर सकते हैं, कोई एक जन दूसरे को भी कर सकता है। और ऐसा अगर दोनों को ही पैसे का नीड है तो फिर क्या होगा, जब ये लोग बैंक से बिल को मतलब डिस्काउंट करवाने के बाद जो पैसा मिलेगा वो इन दोनों में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। और शेयर करने का क्या होना चाहिए कि एग्रीड रेशियो होना चाहिए, एग्रीड रेशियो में शेयर कर लेगा। तो पैसा जो बैंक से मिलेगा वो तो शेयर करेगा ही, एज वेल एज जो डिस्काउंट का जो लॉस है वो भी ये दोनों अपने अंदर जो एग्रीड रेशियो है उसमें वो शेयर कर लेगा। और अगर डिसऑनर होता है
तो डिसऑनर होने पे ड्रॉयर जो होगा वो लेकिन ड्रॉई पे कोई केस नहीं कर सकेगा। बाई चांस अगर ए डिफॉल्टर हो जाता है, ए पैसा नहीं दे सकता है, तो बी ए के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, एकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया है। तो बी के पास ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो ए को बोले कि मैंने तो तुम्हारे बात में आके ऐसा किया है, हम क्यों करें, ऐसा बी नहीं कर सकता है। तो अगर किसी को एकोमोडेट करना है बिल, तो बहुत सोच समझ के करना है कि ये जो ए है मतलब इसे ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी जाके बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बी फंस जाएगा बेचारा कि वो उसके बातों में आके बिल ड्रॉ कर देगा, और अगर ए बाई चांस नहीं पे कर पाता है तो फिर बैंक बी से ही रिकवर करवाएगा, जबकि पैसे का जरूरत ए को था। अब पैसे का जरूरत ए को भी हो सकता है, दोनों को भी हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगा जहां पर हम लोग इससे जर्नल एंट्री करेंगे। ऐसा कंडीशन से भी करेंगे जहां पर एक जन को जरूरत है, फाइनेंशियल नीड है, तो दूसरा हेल्प कर रहा है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहां पर दोनों को नीड है, दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर, ए भी बी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, बी भी ए के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। तो सारे केस में हम लोग देखेंगे किस तरह से होगा। फर्स्ट केस जो हम लोग करेंगे उसमें लिख लो, फर्स्ट केस जो है, when one bill is drawn, when one bill is drawn for the accommodation of one of the party, मतलब किसी एक के बेनिफिट के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। अब क्वेश्चन जो है वो पढ़ के ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंट आउट करवा लिया। फर्स्ट जैन बी एक्सेप्टेड, क्वेश्चन है ये, फर्स्ट जैन बी एक्सेप्टेड 3 months bill for rupees 2000 drawn on him by A for latter's benefit. A discounted the bill on 4th Jan at the rate of 6% per annum, and at maturity sent B a check for rupees 2000 in order to enable him to honor the bill. B duly honored his acceptance. और हम लोग जर्नल एंट्री पास करवाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1/1 यानी फर्स्ट जैन को बी एक्सेप्टेड 3 months बिल फॉर ₹2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय ए फॉर लेटर्स बेनिफिट। तो कौन किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, ए जो है वो बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, कितने का, 2000 का। ए डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4th Jan एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब डिस्काउंट करवाएगा तभी ना पैसा मिलेगा, तभी फाइनेंशियल नीड मीटअप होगा। तो कंसीडरेशन तो कुछ है नहीं कि वेट करें मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाए कोई किसी को दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 4th Jan को क्या हुआ है, 6% पर एनम रेट पे जो डिस्काउंट चल रहा था उस रेट पे ए ने क्या किया है, बिल को डिस्काउंट करवा लिया, क्योंकि ए के पास ही था बिल्स रिसीवेबल। एंड एट मैच्योरिटी सेंट बी ए चेक फॉर ₹2000। और क्या क्या है, जब मैच्योरिटी डेट आया है तो बी को चेक में 2000 रुपीज पे कर दिया है, इन ऑर्डर टू एनाबल हिम टू ऑनर द
बिल, क्योंकि बीपी तो बी के पास था और बी ने क्यों माना है, बी ने ए के बेनिफिट के लिए ये किया है कि ठीक है ए को पैसे का जरूरत था और ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है और ए क्या किया, उसे बिल्स को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, उसके पास पैसा आ गया। लेकिन थोड़ा कम आएगा क्योंकि 6% पर एनम डिस्काउंट रेट चल रहा है, लेकिन बी को तो मैच्योरिटी डेट पे बैंक में पैसा जमा करना है 2000, तो ये पैसा कौन देगा, ए देगा। जब ए के पास पैसा आ जाएगा, ए के पास फिलहाल 2000 नहीं था, तभी उसने ये वे आउट किया कि हम इस तरह से अपना फाइनेंशियल नीड जो है वो मीटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद ए क्या करेगा, अपना जो बी जो है, जो उसने उसको हेल्प किया है, उसको वो 2000 का एक चेक दे देगा ताकि वो ऑनर्ड रहे और वो बैंक को वो पैसा दे दे। बी ड्यूली ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, और बी ने क्या किया है, वो पैसा जमा कर दिया बैंक में और बिल जो है वो ऑनर्ड ही रहा, डिसऑनर नहीं हुआ। तो इस केस में जो फाइनेंशियल नीड मीटअप हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, किसी ने भी ये डिसऑनर किया नहीं, ना तो ए ने किया है ना तो बी ने किया है। अब इसका हम लोग एंट्री पास करवाएंगे। ए और बी, इन द बुक्स ऑफ ए और बी। तो 1 जन सबसे पहले ए ने बिल्स रिसीवेबल बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है जो बी एक्सेप्ट किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। सेल परचेस कुछ यहाँ नहीं होगा क्योंकि सेल परचेस तो है ही नहीं, ये तो फाइनेंशियल नीड को मीटअप करने के लिए ए और बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम किया है। ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 2000। तो ये फर्स्ट लाइन जो है इसके लिए हम लोगों ने एंट्री पास करवा दिया, दैट इज ये 1 Jan accepted 3 months bill for rupees 2000 drawn on him by A for letters benefit। अब ए क्या कर रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है बिल को 4 Jan को। तो 4 Jan बैंक के पास गया ए और बिल को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो पैसा मिलेगा, जितना नहीं मिलेगा डिस्काउंट चार्ज काट लेगा, जो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल 2000 का बिल्स जो है वो बैंक के पास जाके उसे डिस्काउंट करवा लिया और बैंक ने डिस्काउंट चार्ज काट लिया 6%। अब कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, 2000 इंटू 6% यानी 6/100 इंटू कितना बाई 12 हो, कितने दिन पहले इसने ये डिस्काउंट करवाया है, मतलब कितना मंथ्स पहले, 3 मंथ्स का था, लेकिन 4 Jan को ही ये हो गया है डिस्काउंट, तो फिर ये तो पूरा ही 3 मंथ्स पहले हो गया। ₹30 पूरा ही 3 मंथ्स पहले हो गया ना, 1 Jan और यहाँ पर 4 Jan, तो 4 Jan ये ड्यू जो है, मतलब मैच्योरिटी जो है वो 4 अप्रैल है, तो 4 Jan से 4 अप्रैल जो है वो 3 मंथ्स होता है, तो डिस्काउंट कितना हो गया ₹30 का। तो रिसिप्ट कितना हुआ 1970। और बी जो है, देखो, एंड एट मैच्योरिटी सेंट बी ए चेक फॉर 2000, और बी को एक चेक भेज दिया है मैच्योरिटी डेट पे 2000 का, तो बी ने चेक रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू ए 2000, और उसके बाद ये पैसा लेके बैंक के पास चला गया और अपना बीपी रिलीज करवा लिया, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक बोल सकते हो 2000। और 4 अप्रैल को ए कौन सा एंट्री पास करवाएगा, वो चेक जो है वो पेमेंट का एंट्री पास करवाएगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। तो
ए ने पहले बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने मान लिया, बी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ए वो बिल्स ले जाके बैंक में डिस्काउंट करवा लिया, तो ए को 1970 मिल गया, और मैच्योरिटी डेट पे बी को पैसा देना था बैंक को, क्योंकि बी ने एक्सेप्ट किया था वो बिल। तो ए का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बी ने उसे हेल्प किया, तो वो उसे ऑन दैट डेट वो 2000 दे दे, ताकि बी वो ले जाके बैंक में जमा कर दे। तो बी को उसने चेक दे दिया, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बी ने वो चेक रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, और फिर वो बैंक में जाके वो पैसा जैसे ही जमा करवा दिया, वैसे ही उसका बीपी जो है वो रिलीज हो गया। तो ये था फॉर द एकोमोडेशन ऑफ वन पार्टी। यहाँ पर ए का फाइनेंशियल नीड को मीटअप करने के लिए बी ने उसे हेल्प किया। उससे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, बोतल कौन सी इसका है? किस मिला है? अच्छा, ये हो गया है। हेलो, क्या ये हो गया है? हाँ मैम, हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखते हैं इसमें म्यूचुअल जो कंसेंट है वो किस तरह से, क्या दोनों का ही म्यूचुअल एकोमोडेशन है। 1 Jan for the temporary and mutual accommodation of himself and Y X होगा यहाँ पर, हाँ, on 1 Jan X for the temporary and mutual accommodation of himself and Y। तो दोनों का ही म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए काम है, मतलब X को भी पैसा चाहिए, Y को भी पैसा चाहिए। तो क्या किया है, ड्रॉज, X ने ड्रॉ किया है, ड्रॉज अपॉन द लेटर a bill for 3 months for ₹2000। On 4th Jan, X discounts the bill at the rate of 6% per annum and hands half the proceeds to Y. At maturity, X remits the amount due to Y, who meets the bill, pass journal entry for A and B। तो यहाँ देखो क्या बोला है, ऑन 1 Jan एक्स जो है फॉर द टेम्पोररी एंड म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड वाई, वाई और खुद के लिए
ड्रॉ किया है, ड्रॉज अपॉन द लेटर ए बिल फॉर 3 months फॉर ₹2000। एक्स ने क्या किया है, वाई के ऊपर खुद का पैसे का जरूरत था और वाई को भी जरूरत था, 3 months के लिए एक बिल ड्रॉ कर दिया है, बिल जो है वो 2000 का है। ऑन 4th Jan एक्स डिस्काउंट करवा लिया उस बिल को 6% पर एनम बेसिस पे, और एंड हैंड्स हाफ द प्रोसीड्स, जितना मिला है उसका आधा वाई को दिया है। एट मैच्योरिटी यानी जो 4th April का डेट है, एक्स रेमिट्स the amount due to y who meets the bill। y को at the end of the day तो y को ही पे करना है क्योंकि वो ड्रॉ ही है। तो एक्स ने क्या किया है, उसने रेमिट्स कर दिया है वो अमाउंट जितना y को ड्यू था, क्योंकि पहले तो कुछ अमाउंट दे चुका है ना, तो जितना और y को देना है वो पे कर दिया है ताकि y जो है वो अपना बिल बीपी जो है वो कैंसिल करवा सके। पास जर्नल एंट्रीज फॉर ए एंड बी के बुक्स में हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करवाना है। तो क्या क्वेश्चन लिख लिया हो तुम लोग? हाँ मैम। अच्छा, तो इन द बुक्स ऑफ, अच्छा मैंने क्वेश्चन में ए भी लिख दिया, सॉरी। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई लिख लो, क्वेश्चन में एक्स एंड वाई है तो वहां पर लिख दो पास जर्नल एंट्रीज फॉर एक्स एंड वाई। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये एकदम एग्जैक्ट उस तरह से नहीं होगा क्योंकि इसमें हाफ रिम्बर्स होगा फिर बाकी रिम्बर्स होगा इस तरह से। तो पहले एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो अमाउंट है 2000, और y ने एक्सेप्ट किया है तो x टू बीपी 2000 2000। 4th Jan x ने डिस्काउंट करवा लिया है तो बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही अमाउंट था तो अमाउंट हम और कैलकुलेशन नहीं बता रहे, सेम वही लिख दे रहे क्योंकि सेम अमाउंट है 1970 30 और ये 2000। और जैसे ही इसने डिस्काउंट करवाया इसने क्या किया है, आधा आधा पैसा जो है वो वाई को रिम्बर्स कर दिया है, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो 4th Jan को वाई को पैसा मिलेगा एक्स से, तो वाई को कितना मिलेगा 50 जो है वो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो 1970 का आधा करो, जितना मिला है उसका आधा वाई को देगा, तो 1970 का हाफ करो, देखो कितना होता है। 985। हाँ 985। और डिस्काउंट मैंने बताया था ना, डिस्काउंट भी उन लोगों को ऐसे ही बांटना पड़ेगा, आधा आधा जो रेशियो बोल देगा, क्योंकि ये तो दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से ही हुआ है, तो पैसा लेना है तो डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट 30 का 50% यानी आधा 15 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा एक्स। तो अमाउंट है कितना, देखो 1000 मिला, कैश 985, डिस्काउंट मतलब 1000 रुपीज रिम्बर्स हुआ। देखो 50% ना, 2000 का आधा कितना होता है 1000, तो वाई को 1000 देना था, लेकिन इसको खुद को 2000 नहीं मिला है तो 1000 कैसे देगा, इसको खुद को मिला है 1970 तो उसका आधा दे दिया, और डिस्काउंट जो बना उसका आधा उसे दे दिया 15, और जो है टोटल में वो आ गया है 1000। अब एक्स और एक एंट्री करेगा 4th Jan को, ये तो उसने बैंक से रिसीव का एंट्री किया और वाई ने एक्स से रिसीव का एंट्री किया, और एक्स ने वाई को पेमेंट का एंट्री करना है। ये जो एंट्री है एक्स के लिए ये बैंक वाला एंट्री है, वाई एक्स को जब बैंक से पैसा मिला तो ये एंट्री किया है। अब एक्स बोलेगा हम वाई को दे रहे हैं, तो वाई ने जो भी एंट्री किया उसका उल्टा एंट्री होगा। तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई को वो कितना देना चाहता है, वाई को वो देना चाहता है 1000 जो कि उन लोग के बिल के अमाउंट का आधा था, लेकिन उसे खुद 2000 नहीं मिला इसीलिए वो वाई को 1000 नहीं दे पा रहा है, वो सिर्फ दे रहा है 985 ड्यू टू डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट। तो एक्चुअली इसका डिस्काउंट जो है वो 30 से रिड्यूस होकर 15 हो गया क्योंकि वो भी इन दोनों ने आधा आधा बांट लिया डिस्काउंट। अब जब 4th April आएगा, 4th April जब आएगा तो क्या करना है, वाई को पे करना पड़ेगा बिकॉज जो बीपी है वो वाई के पास है, तो
एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक्स को सबसे पहले वाई को रिम्बर्स कर देना पड़ेगा बाकी पैसा कितना 1000, क्योंकि वो ऑलरेडी वाई को 1000 दे चुका है। तो वाई को अगर बीपी रिलीज करवाना है तो और 1000 देना पड़ेगा, तो वो देगा एक्स, बिकॉज वो पैसा एक्स के पास है। तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, और ये रिसीव कर लेगा 1000, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 1000, और जब बैंक में पे कर देगा तो बीपी रिलीज हो जाएगा, बीपी टू कैश 2000। मतलब ये दोनों का जो आधा आधा म्यूचुअल कंसेंट देखो, 2000 का बिल ड्रॉ हुआ, एक्स को 1000 चाहिए था, वाई को 1000 चाहिए था। तो एक्स ने क्या किया, एक्स को 1000 से कितना मिला 985, लेकिन दोनों को कितना कितना मिला, 1000 की जगह 985 मिला। दोनों ने 985 से काम चला लिया, और इसने अपना 15 डिस्काउंट, ये देखो इसको पहले 30 का डिस्काउंट लगा, फिर 15 रिड्यूस होके 15 का डिस्काउंट इसका भी नेट हो गया, और इसका भी डिस्काउंट हो गया 15। अब वाई को मिल गया है 1000, और बाकी पैसा जो है वो फिर कौन रिम्बर्स करेगा, एक्स, क्योंकि एक्स के पास है। इन लोगों को तो बैंक को पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा, इन लोग का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो इन लोगों ने इस तरह से बिल ड्रॉ करके बैंक से निकलवा लिया 1970, और जिसमें से इन लोगों ने यूज कर लिया है 985 पर हेड। तो दोनों को नुकसान है 15 रुपीज का, लॉस है ओनली 15 रुपीज का। और लास्ट में क्योंकि वाई के पास बीपी है, वाई को बीपी रिलीज करना है, तो वाई अपने पॉकेट से तो 1000 देगा ही, क्योंकि वो 1000 ऑलरेडी ले चुका है। 1000 तो मिला नहीं है 985, लेकिन 15 लॉस तो उसे मतलब वो लॉस उसे बेयर करना पड़ेगा। तो वाई को पहले से 1000 का रिम्बर्स है एक्स के पास, और एक्स बाद में क्या करेगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो वो 1000 दे देगा। तो वाई क्या करेगा, अपने पास से 1000 और एक्स का दिया हुआ 1000 दोनों मिला के वो अपना बीपी जो है वो रिलीज करवा देगा। क्या हो गया ये वाला? यस मैम, हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st Jan x and y drew on each other a bill for rupees 2000 payable 3 months, date for their mutual benefit. On 4th Jan, they discounted with banks each other's bill at the rate of 6% per annum. At maturity, each made his own acceptance pass journal entry for X and Y. क्या बोला है देखो, ऑन 1st Jan एक्स एंड वाई ड्यू ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, ए बिल फॉर 2000, मतलब एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 2000 का, और वाई ने भी सिमिलरली एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया है 2000 का। पेबल 3 months, डेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए ये किया है, और दोनों ही बिल जो है वो 3 months का है।
ऑन 4th Jan दे डिस्काउंटेड, दोनों ने ही डिस्काउंट करवा लिया विथ बैंक्स ईच अदर्स बिल, एक दूसरे के ऊपर जो बिल ड्रॉ किया था एट 6% पर एनम एट मैच्योरिटी ईच मेड हिज ओन एक्सेप्टेंस पास जर्नल एंट्रीज फॉर एक्स एंड वाई। और जब मैच्योरिटी डेट आया तो एक दूसरे का एक्सेप्टेंस जो है वो उन लोगों ने मतलब पे कर दिया है, तो बोल रहा है कि पास करो जर्नल एंट्री फॉर एक्स एंड वाई। तो देखो क्या होगा, एक्स और वाई। तो 1 Jan एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, बिल्स रिसीवेबल टू वाई 2000 का, तो वाई ने एक्सेप्ट किया है एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब सिमिलरली फिर y ने भी बिल ड्रॉ किया है x के ऊपर, तो y के पास भी एक बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल टू x 2000, मतलब सेम अमाउंट का बिल एक्सेप्ट है और सेम अमाउंट का बिल जो है वो ड्रॉन है और एक दूसरे के ऊपर, तो इसके पास आ जाएगा बीपी। बीपी के लिए ये लिखेगा y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब क्या हुआ है, दोनों ने ही सेम डेट यानी 4th Jan में एक दूसरे का बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया है, तो बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट सेम है इसलिए हम वही कैलकुलेशन फिर से लिख देते हैं 2000, और इसके बुक्स में भी सेम ही एंट्री होगा, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। और 4 अप्रैल जब आया तो एक्स ने अपना जो बीपी है वो पे कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 2000। अब यहाँ रिम्बर्स करने का तो जरूरत नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है, वो भी सेम अमाउंट का, तो अगर बीपी खुद अपना अपना बीपी पे कर देता है तो ही एकोमोडेशन का जो कंडीशन था वो फुलफिल हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो समझ में आया। यस मैम।